नमस्कार, आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम एक और ही इम्पोर्टेंट थिंकर को पढ़ते हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। वो थिंकर कौन है? तो वो थिंकर है लॉरेंस कोहलबर्ग। आज उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये भी सीटेट के एग्जाम में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर भी लगाते रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का वेटेज पता चले कि नहीं, जो थिंकर को हम पढ़ रहे हैं उनका क्या रोल है हमारे सीटेट पास करने में। क्योंकि जब से आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे सो आपको फाइनली चीज़ें कम समझ आएगी। सो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मुझे भी कुछ न कुछ मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती रहूं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कब हुआ। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु कब हुआ? सॉरी, यहाँ पे स्थान लिखा गया है। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को अच्छे से परिभाषित किया है और विस्तार में बताया है कि कैसे इन्होंने रिसर्च कर करके नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बुक क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट बुक है इनका द मेजरमेंट ऑफ मोरल जजमेंट। द मेजरमेंट ऑफ मोरल जजमेंट। एंड नेक्स्ट बुक है द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द मेजरमेंट ऑफ मोरल जजमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये इनके इम्पोर्टेंट बुकों में से एक है। सो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है कि इन लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपको फाइनली पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उन्होंने किस आइडियोलॉजी का पालन किया या किस आइडियोलॉजी को फॉलो किया या मतलब विचारधारा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो विचारधारा था वह एक हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित था। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने हिंज नामक व्यक्ति के आधार पर ही अपना सारा रिसर्च किया है। तो हिंज नामक व्यक्ति के नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा पर आधारित होकर नैतिकता को परिभाषित किया। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिकता उन्होंने अपना परिभाषित किया वो मुख्य रूप से एक हिंज नामक व्यक्ति पर किया। अच्छा चलिए मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता देती हूँ हिंज की कि इन्होंने कैसे इस पे रिसर्च किया। तो हिंज नामक एक व्यक्ति था, ये बहुत ही थोड़ा लो बैकग्राउंड के थे, मतलब गरीब परिवार से थे। तो एक बार इनकी पत्नी बीमार हो जाती है। जब इनकी पत्नी बीमार होती है तो वह उनको दवा कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनका जो है इलाज करने के लिए एक दवा लिखता है और हिंज को बोलता, एक केमिस्ट के पास भेजता है और बोलता है कि पर्ची पे अपना दवा लिख देता है और बोलता है कि जाइए उस केमिस्ट से ये दवा लेकर आइए तो आपकी पत्नी का इलाज ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। तो हिंज पर्ची लेकर केमिस्ट के पास गया और वह जो दवा था वो केवल उसी केमिस्ट के पास था और किसी केमिस्ट के पास नहीं था, जिसके कारण उस केमिस्ट ने बहुत ही रिसर्च उसके बाद इस प्रकार की दवा बताई थी। तो उसने बहुत ही कॉस्टली प्राइस रखा था। तो जब हिंज गया दवा लेने तो उसने दवा की कीमत जब बताई तो हिंज उतना कीमत अदा करने में सक्षम नहीं था। तो उसने जो थोड़ी बहुत उसके पास पैसे थी, क्योंकि वो मिडिल क्लास का या पुअर बैकग्राउंड से था,
तो उसने जो भी उसके जेब में पैसे थे उसने दिया और उस केमिस्ट से बोला कि मुझे अब दवा दे दो क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है। लेकिन केमिस्ट ने उसको दवा नहीं दिया क्योंकि उसने बहुत रिसर्च के बाद ये सब दवा बनाई थी, तो इतना को चीप प्राइस में उसने दिया नहीं। तो फिर वहां से हिंद को निराश होकर लौटना पड़ा। तो जब हिंद रिटर्न आ रहा था तो उसने कहा, सोच रहा था अपने मन में कि मुझे दवा चुरा लेनी चाहिए या नहीं, या मुझे दवा चुरा कर अपनी पत्नी का इलाज करा लेना चाहिए, या मुझे अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए। मतलब जब हिंद रिटर्न हो रहा था तो वो अपने माइंड में थिंकिंग करते हुए, विचार करते हुए रिटर्न हो रहा था। तो इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। तो वह नैतिक दुविधा में पड़ा कि मुझे एक्चुअली में करना क्या चाहिए। तो जब यह घटना घटी तो लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कुछ क्वेश्चन बच्चों से किया। तो अभी इसको हम आगे कंटिन्यू देखेंगे, बट मतलब थोड़ी हिस्ट्री कहानी जो थी हिंद की यही थी कि उनकी पत्नी बीमार होने के कारण ये सब चीजें जो मैंने बताया। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि लॉरेंस कोहलबर्ग के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या संप्रदाय है, उन्होंने क्या दिया उसके बारे में हम देखते हैं। नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या है? मोरल डायलेमा। जब व्यक्ति के सामने आई किन्हीं दो परिस्थितियों में से, जब व्यक्ति के सामने आई किन्हीं दो परिस्थितियों में से किन्हीं भी परिस्थिति का चुनाव न कर पाना नैतिक दुविधा कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन आ जाए और व्यक्ति दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनने में असफल होता है, असक्षम होता है, तो वह ही नैतिक दुविधा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एसएससी का भी तैयारी करते हैं और सीटेट की भी तैयारी करते हैं। आपने एसएससी का फॉर्म फिल किया और सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया। अब आप लोगों का जो एग्जाम है वो दोनों सेम डेट पे पड़ जाए, तो बताइए क्या आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमको एसएससी देना है या सीटेट देना है? नहीं, फाइनली आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सॉरी थोड़ा, क्योंकि जब आपका दोनों एग्जाम एक साथ पड़ गया एसएससी और सीटेट, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि किस एग्जाम को हम छोड़ें और किसको दें। तो जब आप दुविधा में पड़ते हैं तो इसे ही बोलते हैं नैतिक दुविधा। इसी को लॉरेंस कोहलबर्ग ने नाम दिया नैतिक दुविधा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग। व्यक्ति के सामने उत्पन्न किन्हीं दो परिस्थितियों में एक परिस्थिति का चुनाव करना नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। व्यक्ति के सामने उत्पन्न कोई दो परिस्थिति हो गया, ठीक है, उसमें से आप एक परिस्थिति का चुनाव कर लेते हैं तो उसे ही नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। जैसे एसएससी और सीटेट में आपने सीटेट एग्जाम का चुनाव कर लिया तो इसे ही नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। जब आपके सामने दो परिस्थिति है और आप उसमें से एक परिस्थिति को चुन ले रहे हैं तो वो हमारा हो गया नैतिक तर्कड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया? नैतिक तर्कड़ा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। नैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार क्या है? नैतिक तर्कड़ा के बाद चयनित विकल्प को व्यवहार में उतारना नैतिक व्यवहार कहलाता है। जब नैतिक तर्कड़ा, जब आप डिसाइड कर लिए कि हमें ये चीज करना है, फाइनली आप डिसाइड कर ले रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से अपने आप को उस व्यवहार में उतारिए। मान लीजिए आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो आप सीटेट के प्रिपरेशन में अपना 100% दीजिए। जब सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बिहेवियर करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे, तो फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसी व्यवहार को ही नैतिक व्यवहार कहते हैं। जब जिस आप विकल्प का चयन कर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्यवहार कर रहे हैं तो वो हमारा नैतिक व्यवहार कहलाता है।
फिर नैतिकता के स्तर, लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने नैतिकता के कुछ स्तर बताए हैं। तो वो स्तर कौन कौन है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने इससे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों से सब क्वेश्चन किया था, बड़ों से नहीं किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि हिंज की ऐसी ऐसी कहानी है, तो बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी कि नहीं। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर हिंज बीवी को प्यार नहीं करता तो क्या दवा चुराता। कोहलबर्ग जी ने बच्चों से पूछा कि अगर मान लो हिंज अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता तो क्या वह दवा चुराने की कोशिश करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा, अगर वह औरत हिंज की पत्नी नहीं होती तो क्या वह इतना मेहनत करता। उन्होंने पूछा कि अगर वह औरत जो है, अगर वह हिंज की पत्नी नहीं होती और उसे वह दवा लेना होता तो क्या हिंज इतनी कोशिश करता उस दवा को लेने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगर वह औरत मर जाती तो पुलिस को क्या केमिस्ट को अरेस्ट कर लेना चाहिए। मान लो कि वो औरत मर जाती है अगर बिना दवाई का, तो क्या केमिस्ट को क्या पुलिस को उस केमिस्ट को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के सामने रखा गया तथा उनके बताए गए उत्तरों के आधार पर नैतिक विकास को परिभाषित किया। फिर उन बच्चों ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसका जवाब दिया और उसी को आधार मानते हुए लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। देखते हैं कि उन्होंने क्या अवस्थाएं और स्तर बताए। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता को परिभाषित करने के लिए 3 स्तर तथा 6 अवस्थाएं बताई। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर 6 अवस्था बताई। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्तर बताए, तो 3 और अवस्थाएं कितनी हैं, 6। ये एक नोट लिखा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इस अवस्था में नैतिकता के अंतिम अवस्था पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। केवल 4% लोग इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जैसे इब्राहिम लिंकन और महात्मा गांधी। देखिए, कहने का मतलब है कि वे व्यक्ति जो दूसरों को प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखते हैं, फिर अपने को सेकंड पे रखते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो दुनिया में केवल 4% लोग पाए जाते हैं। जैसे में आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, अब्राहम लिंकन जी को देख लीजिए, ये लोग ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन थे जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे, खुद के बारे में न के बराबर सोचते थे। इस प्रकार के व्यक्ति समाज में पाए जाने वाले बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है ना कि हम खुद के बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को सक्षम बनाने की कोशिश करें। ये सब दुनिया में केवल 4% लोग ही कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनका प्रारंभिक स्तर। पहला स्तर हम देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पहला स्तर क्या बताया, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर और इसी को हम प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर,
इंग्लिश में बोलेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। पहला लॉरेंस कोहलबर्ग का पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया देखते हैं। यह नैतिकता का निम्न स्तर है। पूर्व परंपरागत स्तर नैतिकता का निम्न स्तर है और इसे ही पहला स्तर कहा जाता है। इस स्तर में बालकों की आयु जो होती है वो 4 से 10 वर्ष की होती है। इस आयु में बालक जो होता है पूर्व परंपरागत स्तर में बालक 4 से 10 वर्ष का होता है। इस स्तर पर बालकों को नैतिक मानक दूसरों के द्वारा निर्धारित होता है। जो बालकों का नैतिक मानक है वो दूसरों के द्वारा निर्धारित होता है। इस स्तर पर अभिप्रेरणा और नियंत्रण दोनों बाह्य होता है। जब आप पूर्व परंपरागत स्तर पे होते हैं तो अभिप्रेरणा और नियंत्रण दोनों ही बाह्य पर होता है। आपका जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन है और आपका जो सेल्फ नियंत्रण है वो आपके बाह्य पर नियंत्रण करता है। इस अवस्था पर नैतिकता की 2 अवस्था सम्मिलित है। इस स्तर पर पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता के 2 अवस्था 2 स्टेज बताए गए हैं। कौन कौन? सॉरी थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं पढ़ देती हूँ, अच्छे से समझा देती हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। पहला अवस्था क्या है? पहले स्तर का पहला अवस्था है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। इसमें क्या है? बालक के अनुसार दंड से बचना चाहिए तथा आज्ञा पालन करना ही नैतिकता है। बालक कह रहे हैं कि हमें दंड से बचना चाहिए और हमें जो आज्ञा दी जाए उसका पालन करना चाहिए। जैसे हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पकड़ा गया तो उसे दंड मिलेगा। दंड एवं आज्ञा का पालन लॉरेंस कोहलबर्ग के पहले स्तर की पहली अवस्था है जिसमें बताया गया कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे दंड मिलेगा। नेक्स्ट अवस्था या नेक्स्ट स्टेज क्या है? तो नेक्स्ट है साधना सापेक्षिक अभिमुखता, व्यक्तिवाद तथा विनिमय। इसी को हम व्यक्तिवाद या विनिमय भी कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको इसमें टिट फॉर टैट, ये बोलता है कि टिट फॉर टैट बिहेवियर करो। क्या? टिट फॉर टैट बिहेवियर करो आप। साधनात्मक सापेक्षिक अभिमुखता या व्यक्तिवाद और विनिमयता में आप टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, और या तो आप पुरस्कार या प्रशंसा, ये आपके लिए ट्रिक है। ये मैंने सब ट्रिक यहीं पास में लिख रखे हैं आपके लिए, ट्रिक भी है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने ट्रिक की भी मेंशन कर दिया है क्योंकि मैं चीजें शॉर्टकट में डालती रहती हूँ उसी में। पुरस्कार या प्रशंसा, जिससे आपको पुरस्कार या प्रशंसा मिले आप उस चीज को करना पसंद करते हैं। और देखते हैं कि इसमें क्या है। बालक तर्क देता है, यदि कोई कार्य गलत हो तो भी उसे करना चाहिए यदि उस कार्य को करने से लाभ प्राप्त हो। बालक अपनी सोच से बोल रहे हैं कि नहीं, हमें अगर उस कार्य से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो हमें चोरी कर लेनी चाहिए। अगर कोई काम गलत भी है, अगर उससे हमको लाभ मिल रहा है तो हमें वो काम कर लेनी चाहिए। ये दोनों बात किसमें बताई गई? पूर्व परंपरागत अवस्था में, पहले स्तर में। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं इसमें क्या है। हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए यदि चोरी करना गलत क्यों ना हो, क्योंकि वह अपनी पत्नी के नजर में अच्छा पति कहलाया जाएगा। इसमें तर्क दिया जा रहा है कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर वह चोरी करेगा पत्नी ठीक हो जाएगी
तो पत्नी की नज़र में वह एक अच्छा पति कहलाएगा, मतलब वहाँ पे उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो जब आपको प्रशंसा या खुशी या पुरस्कार से रिलेटेड बातें हैं तो आपको चोरी कर लेना चाहिए, ऐसा बच्चे थॉट्स रख रहे हैं हिंज के सामने, लॉरेंस कोहलबर्ग को बता रहे हैं। नेक्स्ट स्तर क्या है? परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। यह नैतिकता का दूसरा स्तर है। इस स्तर पर बालकों नैतिकता का दूसरा स्तर है। इस स्तर पर बालकों की जो आयु है वो 10 से 13 वर्ष की है। लॉरेंस कोहलबर्ग के पहले स्तर में बालक की आयु जो थी वो 4 से 10 वर्ष की थी, लेकिन दूसरे स्तर पे बालक की आयु 10 से 13 वर्ष की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तर पर बालक उसे नैतिक मानता है जिसे समाज अथवा समाज के लोग बढ़ावा दें। बालक उसे नैतिक मानता है जिसे समाज के लोग बढ़ावा दें। परंपरागत स्तर पर बालक उसे नैतिक मानता है जिसको समाज के लोग बढ़ावा देते हैं। आंतरिक परंपरागत स्तर जो होता है वह आंतरिक होता है, या अभिप्रेरणा जो होती है वो आंतरिक होती है तथा नियंत्रण बाह्य होता है। मोटिवेशन जो होता है वो इनर होता है, अपने आप से उत्पन्न होता है तो वो मोटिवेशन है, और नियंत्रण हमेशा बाह्य होता है। फाइनली कहने का मतलब है कि मोटिवेशन जो होता है वो इनर होता है और जो आप पे नियंत्रण होता है वो बाह्य होता है। इस स्तर पर नैतिकता के 2 स्तर हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि जो परंपरागत स्तर है, दूसरा स्तर है, उस दूसरे स्तर के भी 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? सॉरी, थोड़ा ब्लर है, चीजें थोड़ी कम क्लियर होंगी, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, आप लोग समझिएगा अच्छे से। परस्पर एक रूप अभिमुखता या पारंपरिक संबंध अनुपात, या अच्छा लड़का अच्छा लड़के उन्मुखता। ठीक, आप इसमें इसी चीज को ज्यादा ध्यान रखिएगा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का उन्मुखता, और ये गुड बॉय नाइस गर्ल कंडीशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यही है। इसमें क्या बताया गया है कि बालक तर्क देता है अगर चोरी करना गलत है तब भी चोरी करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की नज़र में आप अच्छी छवि बनाते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर आप दूसरों की नज़र में अपनी अच्छी छवि बनानी चाहते हैं तो आप गलत कार्य या चोरी कर सकते हैं। बेसिकली बस वो दूसरे के लिए अच्छा हो, ये नहीं कि उसके लिए आपको समाज से कुछ गलत इम्पैक्ट जाए, बट इतना रहे कि समाज के नज़र में आप अच्छे बन रहे हैं तो आप चोरी कर सकते हैं। जैसे हिंज को चोरी कर लेना चाहिए क्योंकि वह पत्नी के नज़र में अच्छा पति होगा। कहने का मतलब ये है कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी करेगा तो वह अपनी पत्नी की नज़र में अच्छा पति हो जाएगा। नेक्स्ट अवस्था क्या है? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, अधिकार संरक्षण उन्मुखता। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है? तो इस अवस्था में बालक तर्क देता है चोरी करना यदि आपके लिए सही है तो भी न करें। इस अवस्था में कहा जा रहा है अगर चोरी करना आपके लिए सही है तब भी आप चोरी मत करो, क्योंकि ये कानून के नज़र में गलत है या कानून के खिलाफ है। चौथी अवस्था में बच्चे हैं वो तर्क दे रहे हैं कि चोरी करना गलत बात है, चाहे उससे आपको कोई लाभ हो या ना हो,
क्योंकि चोरी जो शब्द है वो कानून के नज़र में गलत होता है। जैसे हिंज अगर चोरी करके पत्नी को बचा सकता हो, लेकिन उसे यह काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। चोरी हिंज की पत्नी को बचाने के लिए अगर दवा की चोरी करनी पड़ रही है तो हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो है कानून के खिलाफ है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्तर क्या है। उत्तर परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं। यह नैतिकता का अंतिम या उच्च स्तर है। प्रो कन्वेंशनल स्टेज जो होता है यह नैतिकता का अंतिम स्तर या कह लीजिए कि नैतिकता का एकदम उच्च स्तर होता है। इस स्तर पर बालकों की जो आयु है वो 13 वर्ष की बात की होती है। जब बालक 13 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके होते हैं तो उनमें उत्तर परंपरागत स्तर या स्टेजेस पाए जाने लगते हैं। इस स्तर पर नैतिक बालक स्वयं तैयार करता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जो बालक होते हैं वो स्वयं से नैतिक विकास उत्पन्न करने लगते हैं। इसमें भी लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के दो अवस्था बताई हैं। पहला अवस्था क्या है, तो पहला अवस्था है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता या सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखता। व्यक्तिगत अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखता। इसमें क्या है देखते हैं। इस अवस्था में बालक यह तर्क देता है कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम, बालक बताता है कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़े तो उसे तोड़ा भी जा सकता है। जब सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में बालक तर्क दे रहे हैं कि समाज के निर्माण का पालन करना चाहिए, समाज ने जो नियम बनाया है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़े तो आप उस नियम को तोड़ भी सकते हैं। जैसे हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए क्योंकि दवा चुराने से किसी की जान बच सकती है। हिंज को कहने का मतलब ये है क्योंकि अभी पूर्व परंपरागत स्तर में बताया गया कि किसी भी कंडीशन में चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह कानून के खिलाफ होता है, लेकिन थर्ड स्तर में ये बताया गया कि नहीं, समाज के आप अनुबंधनों को, उस लॉ को तोड़ सकते हैं जब आपको उसका जरूरत हो। तो यहीं पे कहा गया कि हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उससे किसी की जान बच रही है। यहाँ जब जान बच रही है तो आप चोरी कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी दी गई। जब आप उस अनुबंधन को तोड़ेंगे तो वो आप सामाजिक अनुबंधन कहलाएगा। वो उत्तर परंपरागत स्तर का पहला अवस्था है। लास्ट स्टेज हम देखते हैं। लास्ट अवस्था क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। यह सबसे मुश्किल अवस्था होते है। सार्वभौमिक नैतिकता का अवस्था जो होता है यह सबसे मुश्किल अवस्था होता है। यहाँ बालक स्वयं के द्वारा चुने गए नैतिक मानक को मानता है। इसमें जो बालक होता है वो खुद के बनाए हुए नियम को मानता है और किसी के बताए गए नियम को नहीं मानेगा, क्योंकि वह यहाँ पे सार्वभौमिक हो जाता है, अपने से निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या इसको क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए चाहे हिंज की स्वयं की पत्नी हो क्योंकि और या न हो, क्योंकि किसी की जान बचा लेना ही मानवता है। जैसे बच्चे से क्वेश्चन किया गया था कि क्या हिंज अगर उसकी पत्नी नहीं होती तो उसे दवा चुरानी चाहिए थी या इतनी मेहनत करता कि नहीं करता, तो वहीं बताया गया है कि हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए जिससे किसी की जान बच सके, चाहे वो उसकी पत्नी हो या नहीं हो। उसकी पत्नी नहीं भी है तभी हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए ताकि उससे उसकी जान बच सके। जब कोई ऐसा करने में सक्षम है या
ऐसा कर रहा है तो वह सार्वभौमिक नैतिक विकास के काबिल है। तो उन्होंने इसको बताया कि जब कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें सार्वभौमिक नैतिक विकास उन्मुखता सम्मिलित है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ थिंकर ने आलोचना की है। क्यों, देखते हैं। सबसे पहले इनकी आलोचना करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? कैरोल गिल्गिन थे। कैरोल गिल्गिन थे। कौन थे? कैरोल गिल्गिन थे। इन्होंने कहा लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत यह केवल पुरुषों से तर्क करता है, महिलाओं के विचारों को कोई स्थान नहीं है। जैसे पुरुष न्याय, जैसे देखिए इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब ये था, कैरोल गिल्गिन ने आलोचना इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया वो सारा पुरुष को क्रेडिट कर दिया, महिला को कुछ भी नहीं। उन्होंने रिसर्च किया हिंज पे, क्वेश्चन किया स्टूडेंट से, बट फीमेल्स का कोई रोल अदा नहीं किया। तो इन्होंने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसको प्राथमिकता दी? पुरुष को। कहा कि पुरुष जो होते हैं वो न्यायवादी होते हैं और जो महिला होती हैं वो देखभाल करने वाली होती हैं, केयर टेकर होती हैं। और इन्होंने पुरुष को प्राथमिकता दी और महिला को बहुत गौड़ कर दिया। तो इसीलिए कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग का आलोचना किया। अब सेकेंड वैज्ञानिक थे कौन? रोजन। सेकेंड वैज्ञानिक कौन थे? रोजन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जिन बच्चों से प्रश्न पूछा गया उनमें से कोई शादीशुदा नहीं थे, इसलिए इनकी व्याख्या संपूर्ण रूप से सही नहीं है। फाइनली रोजन ने आलोचना किया, बोला कि आपने जिस बच्चों से क्वेश्चन किया उसमें से कोई भी बच्चा शादीशुदा नहीं है जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस लाइफ के बारे में रिसर्च करके आपको बता सके। तो इसीलिए इन्होंने आलोचना किया क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो क्वेश्चन किया था वो बच्चों से किया था, ना कि बड़ों से किया था। और नेक्स्ट है हिंज को, और जो आलोचना का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि हिंज की जो कहानी थी वो वास्तविक घटना नहीं थी बल्कि एक काल्पनिक घटना थी। उन्होंने ये सब कल्पना करके किया था रिसर्च, ना कि कोई वास्तविक घटना थी। सो दोस्तों, आप लोग का आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फाइनली आपने लॉरेंस कोहलबर्ग को कंप्लीट कर लिया। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। सो दोस्तों, अब सेशन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।